तरफ हर दरअसल करने की कोशिश। नमस्कार, हमारे इस खास बेहद खास श्रृंखला में आपदा का सामना में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत की 40% तटीय रेखा तटीय कटाव से प्रभावित है। इतना ही नहीं, समुद्र तल में हर वर्ष 1 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिससे करीब आधा मीटर तक जल प्लावन की स्थितियां प्रतिवर्ष पैदा हो रही हैं। नतीजा, किनारों पर बढ़ता दबाव और किनारों का कटाव। और यही नहीं, नदी किनारों पर भी कटाव की अपनी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लगातार जमीनों का नदियों में समा जाना, विस्थापन, जिसकी वजहों से गरीबी, शिक्षा, कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। आज बात नदियों और तटीय कटाव की, यानी मिट्टी कटाव, खतरे और बचाव। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुद्दा है, चाहे वो रिवर इरोजन की बात करें या कोस्टल इरोजन की बात करें, ये है क्या। सबसे पहले नदियों की बात करते हैं, नदियों के कटाव के उसके जरिए होने वाले उसकी हम बात करते हैं। तो मूल रूप से भौगोलिक स्थितियों के कारण नदियों के जरिए कटाव ये होता है। इसके कारण कई गंभीर सामाजिक और आर्थिक असर पड़ता है जनसंख्या पर। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जल बहाव और गाद की मात्रा का संतुलन बेहद जरूरी होता है नदी में, और वो संतुलन जब गड़बड़ाता है तो कई जगहों पे कटाव होता है, दूसरी जगह पे मिट्टी का जमाव होता है। भौगोलिक बदलाव एक बड़ी समस्या की तरह सामने आता है और ये एक बड़ा कारण है नदी कटाव का। इसके अलावा कारणों की हम बात करें तो नदियों की धारा में बदलाव से किनारों पर बोझ बढ़ता है, उसकी वजह से कटाव होते हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो बहाव में कमी से गाद का परिवहन तंत्र, उसमें बदलाव होता है, जो भी कटाव का एक कारण है। गाद की वजह से नदी का तल बढ़ जाता है, नदी अपने क्षेत्र में विस्तार करती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी कई चीजें हो रही हैं, नदियों के बहाव में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा किनारों पर अगर हम देखें तो भूमि उपयोग में बदलाव हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण होता है, जंगलों और आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जो मिट्टी को एक तरह से पकड़ के रखते हैं। ये भी एक वजह की तरह सामने आ रहा है। और अगर हम बात करें कोस्टल इरोजन यानी तटीय कटाव की, समुद्र के बहाव की वजह से होने वाले तटीय कटाव की, तो एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया का ये एक परिणाम है। साथ साथ में कटाव का असर तटीय इलाकों से आगे भी होता है। तो सिर्फ तटीय इलाकों तक ही इसका असर नहीं है, बल्कि उसके आगे तक जनसंख्या जो है, लोग हैं, उस पर होता है। खास बात यह कि भारत में 40% तटीय इलाकों में कटाव का खतरा लगातार बना हुआ है। इस तरह की स्थितियां हैं। कारण क्या है? कारण है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा किनारों पे, खासकर हम जानते हैं तटीय इलाकों में जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा होता है, एक तरह का दबाव है जनसंख्या का। इसके अलावा चक्रवात जो लगातार आती हैं, जो तूफान आते हैं, उसकी घटनाएं बढ़ रही है, वो एक बड़े कारण की तरह सामने आता है। तटीय वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, वो एक कारण है समुद्र तटीय कटाव का। साथ साथ तटीय इलाकों में प्रदूषण भी एक कारण है, और असंतुलित विकास, जो विकास का मॉडल है, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेवार हो जाता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ कारण हैं, चाहे हम समुद्र तटीय कटाव की बात करें या नदियों की धाराओं की वजह से जो कटाव होते हैं। इस गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। 4 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कृष्ण एस वत्स साहब, जो सदस्य हैं एनडीएमए में। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल्या चौधरी, विशेषज्ञ हैं बाढ़ और नदी के मामलों में जो कटाव होता है, नदी से कटाव उस मामलों के। हमारे साथ के रामचंद्रन जी हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जनक रंजन श्रीनिवासन जी हैं, जो नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले वत्स साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर कितनी बड़ी ये भारत में समस्या है, दोनों तरह के कटाव की बात करें तो? समस्या काफी दिनों से चली आ रही है। नदियों का कटाव और तटीय क्षेत्र में जो समुद्र का कटाव, ये बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन पहले जनसंख्या का दबाव कम होता था और नदियों के किनारे कम लोग रहते थे,
जमीन उपलब्ध रहती थी, तो अगर जब कटाव की स्थिति बनती थी, ये नैसर्गिक स्थिति थी, तो एक जगह से लोग दूसरी जगह निकल जाते थे। अगर उनकी जमीन गई तो दूसरी जगह वो जमीन मिल जाती थी और खेती कर लेते थे। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण फिर वह जमीन की उपलब्धता कम हो गई और उसके बाद ये जो कटाव की समस्या है वो गंभीर होती चली गई, क्योंकि लोगों को फिर से दूसरी जगह जाने का मौका बहुत अब कम मिल पाता है। वो उनको विस्थापन होना पड़ता है और इस विस्थापन की अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। तो विगत कुछ वर्षों में कटाव के कारण जो लोगों पर जो बढ़ता हुआ दबाव और उन पर वो आर्थिक सामाजिक समस्याएं उनको खास करके कृषि क्षेत्र में और आजीविका के क्षेत्र में जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके कारण यह समस्या गंभीर हो गई है, यह मानना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर निर्मल्य चौधरी, हमें ये बताएं कि जैसा कि अभी वत्स साहब ने कहा कि समस्या तो पहले से थी, लेकिन जो बदलाव हो रही है वो समस्या में किस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं दोनों तरह के इरोजन में, चाहे वो कोस्टल रीजन में हो चाहे नदियों की वजह से हो, किस तरह का बदलाव इस समस्या में हो रहा है? नदियों की कटाव के बारे में मैं ज्यादातर अगर बात करूं, नदियों की कटाव में एक जो बदलाव दिख रहा है कि ज्यादातर लोग जो नदी के किनारों से सिमटी हुई जिनका हैबिटेशन है, वो लोग बहुत ज्यादा इस नदी की कटाव से बहुत ज्यादा परेशानी में आ रहा है। एक तो ये दिख रहा है। दूसरा है कि क्योंकि बहुत सारे लोग नदी के अंदर भी, बहुत सारे जो हमारे पहाड़ से जो नदी आती है, मैं अगर ज्यादातर आपका असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार की बात करूं, तो नदियों के अंदर भी लोग काफी हद तक बसे हुए हैं। जो आपका बिहार में दियारा बोलते हैं, बंगाल या असम में चौड़ बोलते हैं, वो सब जगह में जो लोग बसे हुए हैं वो बहुत ज्यादा इस दिक्कत में है इस नदी की कटाव से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नदी का कटाव का जो दिक्कत है उसका अभी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है। रामचंद्र जी, हमें ये बताएं कि हम जानते हैं कि बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी एक उसका बड़ा हिस्सा है। भारत की 7000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटीय सीमाएं हैं। किस तरह से वहां पे इस वक्त स्थिति है जहां तक तटीय कटाव की बात है और उसको जलवायु परिवर्तन से अगर जोड़कर देखा जाए तो? We have a very long Indian coast. Rather, the mainland coast is something like 6,500 kilometers, and the islands constitute another 1,000 kilometers. So 7,500 kilometers of long coast. And the mainland coast starting from Gujarat along the west coast, covering almost 9 states and 2 union territories, reaching up to West Bengal, forms continuous chains of natural beaches, eroding beaches, intertidal areas, backshore, having different kinds of backshore morphology. They are all different in nature at each, location. So when we talk about stability of the coast, we should bear in mind that the coast undergone fluctuations in the past, driven by then existing sea level. But right now, what we are talking about is an accelerated changes that is happening to our coast. Coast behaved in an annual cyclic manner and also in a long-term basis. So normally the beaches get eroded during the rough weather season, and it regains following that when the fair weather comes. So there is a continuous, irrespective of whether it is rough weather or fair weather, when the beach doesn't get built up, and that area is being called as an eroding area. Okay, so now we have a lot of areas which are eroding, as you have already pointed out. Okay. That we have third of the coast, Indian coast, undergoing erosion. Yeah. So yes, and plenty of research has gone into it, and we are trying to figure out what are the different causes regarding. बिल्कुल। श्रीनिवास जी, हमें ये बताएं कि क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक कई तरह की स्थितियां हैं, चक्रवात है, तूफान है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
क्या इन जो परिस्थितियां हैं, जहां तक इरोजन की बात है, क्या हम सब कुछ जो समस्या है वो इन ऐसी चीजों पर डाल रहे हैं, प्राकृतिक समस्याओं पर डाल रहे हैं, या इंसानों की भी, मानवों को उनकी भी कुछ गलतियां हैं इस पूरे परिस्थितियों के लिहाज से अगर देखें तो? Yeah, can you explain that in English, because my knowledge of Hindi is very limited. Actually, I wanted to ask that what sort of human intervention you can see in this scenario? What is the role of, it is man-made making problem, or how do you see this? You are absolutely right. The man-made blunders that we have made so far, on the Indian coast, is actually immeasurable. We have really spoiled our coastal ecosystem. If you really look at all our coastal regions, historically also, if you look at our coasts for 200-300 years before, the erosion, coastal erosion and accretion used to happen simultaneously, and there will be, plus and minus compensated. Today, the accretion is much less compared to the erosion. Erosion is taking place on a large scale all over the Indian coast, and more so on the Coromandel coast, from Kanyakumari to West Bengal. No, the issue is one of what have we made? What has really made this coast for more erosion? The intervention that we made on the coast is really huge. In the last 30, 40, 50 years, the interventions that we have been making, the anthropogenic activities, these are all really immeasurable. Yes. So all this contributes to erosion, and particularly, we are thinking about, grayons all over with a view to stopping the erosion. That is a bad idea. Yes. If you're going to stop the erosion here, it's going to show up elsewhere. So similarly, all over the country, the 8,000 and odd kilometers length of the coastal region of the Indian coast is really going to become more vulnerable in the days to come. That's why it is very important that we take care. Bilkul. The most important, I would like to tell you, we have to preserve the coastal wetlands. The coastal wetlands are the cushions. They are the buffers. If you don't maintain, then we are going to suffer from the sea level rise. Sir, we'll discuss the solution part after the break. We need to take here a short break. हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद इन जो समस्याएं जो हमने देखी हैं उसका क्या समाधान है, किस तरह से भारत इसके समाधान की तरफ भी बढ़ रहा है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है. यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा, और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान. बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान. कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान. डाउनलोड करें अभी के अभी. क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है. मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी. जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी. जालिम लोशन. पेमेंट फेल. पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए. गई मेरी मेहनत की कमाई. हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई. अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान. नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप. या बिल, मेरी फीस. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले. वंडर सीमेंट. जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत. Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. Intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है. यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा, और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस. Fantastic. Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान. बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं जो नदियों में और तटीय इलाकों में जो कटाव होता है, आखिर क्या है उसका कारण, क्या है, किस तरह के खतरे हैं और क्या बचाव हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, हमें यह समझाएं कि किस तरह से इसको लेकर भारत तैयार हो रहा है। एनडीए में और जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं, किस तरह से इन मुद्दों के समाधान की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है वह यह है कि नदियों का एक फ्लड प्लेन होता है, एक बाढ़ का क्षेत्र होता है, और उस बाढ़ का क्षेत्र जो है उसमें इंक्रोचमेंट ना हो, उसमें लोग जाकर न बसें, तो उसके कारण पानी को फैलने का पूरा अवसर रहता है, पूरा स्पेस मिलता है। तो हम फ्लड प्लेन को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रिजर्व करें, यह हमारा अप्रोच होगा। बिल्कुल। और नदियों को जब भी बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो नदियों में जो पानी का स्तर बढ़ता है, तो पानी का जो फैलाव है वह सहज तरीके से हो सके, तो उसमें कटाव का जो मात्रा है, कटाव की जो मात्रा है, कटाव का जो प्रोपोर्शन है, वो काफी कम हो सकता है। तो एक तो है कि फ्लड प्लेन को हम अच्छे से मैनेज करें, इंक्रोचमेंट को कम करें, नदियों का जो किनारा है उसको हम मेंटेन करें, नदियों के किनारे के पास जो है हम नेचुरल वेजिटेशन को हम बढ़ाएं, प्लांटेशन को बढ़ाएं, तो इन सारी चीजों से हम कटाव पर नियंत्रण पा सकते हैं। और यही समाधान समुद्र तटीय भागों में भी यही कुछ अप्लाई किया जा सकता है। जी, डॉक्टर निर्मल चौधरी, हमें ये बताएं, पॉलिसी की बात हो रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, किस तरह के पॉलिसीज बन रहे हैं? क्या ये पॉलिसीज पीपल सेंट्रिक, जन केंद्रित हैं? देखिए, अगर ये जवाब देने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नदी का कटाव, अगर मैं बोलूं तो नदी का कटाव बाकी जो आपदा की बात हम लोग करते हैं वो थोड़ा अलग है इससे, क्योंकि ये नदी का कटाव का एक तरह से आप बोल नहीं सकते कि ये इस मौसम में चालू हो रहा है और इस मौसम में खत्म हो रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है जी। और उसमें हमारा जो फोकस रहता है वो काफी हद तक किस तरह से इसको कटाव से मिटिगेट किया जाए चीजों को, वो और उस बैंक स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन के थ्रू इसके ऊपर ज्यादा नजर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग ये नदी का कटाव से सबसे ज्यादा परेशानी जिनका होता है, जिनका जीवन और आजीविका दोनों अस्त व्यस्त होता है इससे, उनका जीवन और जीविका को किस तरह से सुधारा जाए, ये चीज थोड़ा सा और हम लोगों को आगे जाके थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एकदम प्रांतिक लोग हैं। ये लोग प्रांतिक भूमि में रहते हैं और अर्थ सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये एकदम प्रांतिक है। तो इसीलिए इनको किस तरह से इनका मुआवजा, और ये बारी बारी से इसका विस्थापन होता है। आपने जैसे विस्थापन की बात की थी, ये एक बार विस्थापन नहीं होता, इनका बारी बारी से विस्थापन होता है। इनका एक विस्थापन हुआ, घर उठा के दूसरी जगह में चला गया, वहां पे भी कटाव हुआ, तीसरा जगह चला गया। तो बारी बारी विस्थापन होने से इनको किस तरह से मुआवजा दिया जाए, कैसे इनका आजीविका को सुधारा जाए, जिसको हम अंग्रेजी में आजकल बहुत ज्यादा रेजिलियंस बिल्डिंग की बात करते हैं। तो वो रेजिलियंस बिल्डिंग किस तरह से अभी बिल्ड किया जाए, उसमें किस तरह का पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, वो अभी हमको देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन से ना अपना आप को ना रोक के किस तरह से इस तरह का भी इंटरवेंशन सोचा जाए जो उनका जीवन, उनकी आजीविका दोनों को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल। जो और समस्याएं हैं उनके समाधान और क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें आपदा के सामना के साथ। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक। Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है, मुझे दादी ने दिया, और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन।
वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं? सवाल ही नहीं। पापा? जी पापा। 10,000 रुपए अभी बैंक जाकर भेज देता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते? मतलब? आज तो संडे है। रिलैक्स, बैंक बंद है बैंकिंग सर्विसेज में। ये मिलेगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI, कोई भी। वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर। अरे नाना जी। पापा। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामचंद्रन जी, अगर हम समस्याओं और उसके समाधान की खासकर इस समय बात करें, आपको लगता है कि इट इज वेरी एविडेंट कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वो पूरे प्रोसेस से होगा, लेकिन जहां तक इरोजन की बात है और खासकर कोस्टल इरोजन की बात कर लें, किस तरह से इसको लेकर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, किस तरह से इसको लेकर, क्योंकि इंडिया में इसको लेकर एक पॉलिसी पे भी तेजी से काम कर रहा है। I think we were adopting hard engineering options involving building structures along the coast. Actually, it is time that we should rethink that whether those engineering structures have really contributed to the control of erosion in those areas. So we should rethink about going for soft options, like there are different options which are available and adopted by many other countries. For example, we have offshore, we have beach nourishments, we have dune restorations, we have caring about the also reprofiling and retreat. See, reprofiling means you have a beach. If the beach is having a balanced profile, definitely it will stay back even during the rough weather season. So it has become one of the most chosen soft measure, apart from considering retreat from the area where it is critically eroding. We have no other option. Okay, we have no other option left. So rather we have a lot of population living on the landward. Definitely we should think about options like retreat and stuff. So
in the case where we have critical erosion, there is no other way that we can, do any other engineering step. Probably we should go for steep sea walls or low gradient sea walls or headlands and things like that. बिल्कुल Srinivas ji, it is very evident that this is going to happen and it will happen, erosion more or less. But how can we minimize this problem? What you will say? No, my suggestion is that we should go for what is called nature-based solutions. Because all the structural solutions followed hitherto across the world have miserably failed, because that's not going to really help us in any way. And we've got nature-based solutions. One of the most important solutions that we should resort to is to really nourish all our coastal wetlands. The coastal wetlands that are quite hugely available, all across our coastal systems in the country are the buffer. They're considered the buffer. So we are destroying the buffer. All the coastal buffer zones, all the coastal wetlands are now very heavily encroached. Without any mercy, all these encroachers should be evicted straight away. I think Government of India should take a very, very strict regulation. They should have a policy to evict all the encroachers of the coastal wetlands, and they should protect, because the coastal floodplains and the coastal wetlands are the mainstay for you to fight against the climate change induced sea level rise. This is not a fiction anymore, sir. The climate change induced sea level rise is going to affect us, which is really going to affect very badly all the coastal states, all the coastal cities, particularly coastal cities. Yes, that is one. And secondly, very importantly, I must also tell you, the estuaries. There are hundreds of rivers joining the sea in the country. All these estuaries are in a very bad shape, and they're blocked, and we really have to protect them. We really have to clean them. So allow the sea water to come in wherever it is possible, so that you avoid the sea level rise impact. You see, the coastal extreme events, the climate change induced coastal extreme events are going to become very severe in the days to come. Yes, Srinivas ji. Yes. Yeah, like in the Netherlands. You please make sure that you allow the I need to intervene. We have very limited time. Sorry, but my last question, वत्स जी, आप हमें ये बताएं कि जो जानकारी है उसके हिसाब से कि इंडिया में एक वृहद नीति तैयार कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या इस नीति में होगा, क्या हम बदलाव देखेंगे और किस तरह के सिफारिशें होंगी या कदम होंगे? तो 15वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि जो समुद्र और नदियों के कटाव के कारण जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके पुनर्वसन के लिए और उनके क्षेत्र में रिस्क रिडक्शन के लिए एक नीति तैयार की जाए। उसी रिकमेंडेशन के तहत यह नीति तैयार की जा रही है। यह नीति जो है वह समुदाय पर केंद्रित होगी, जो लोग अफेक्टेड हैं उन पर केंद्रित होगी, और इसमें दो चीजें होंगी। एक तो कि इस कटाव को कम कैसे किया जाए, इसको मिटिगेट कैसे किया जाए, और उसके लिए जो भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात हो रही है, जो भी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात हो रही है, कुछ कहीं स्ट्रक्चरल मेजर्स की भी जरूरत होगी। तो इन सारों का इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह होंगे जहां लोगों का पुनर्वसन आवश्यक है, क्योंकि इतना कटाव हो चुका है कि वहां लोग रह नहीं पाएंगे जी। तो पुनर्वसन की भी व्यवस्था होगी। तो दोनों क्षेत्र में काम किया जाएगा, एक तो रिस्क रिडक्शन और दूसरा पुनर्वसन। बिल्कुल। और दोनों के लिए वित्तीय व्यवस्था भी की 15वें वित्त आयोग ने करीब 25 करोड़ रुपए की राशि का इसके लिए प्रबंध किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर निगाहें हैं इस पूरी वृहद नीति पर कि किस तरह से क्या क्या सिफारिशें होती है, किस तरह से बदलाव होता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि समस्या बिल्कुल सामने है, कई स्तरों पे काम करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम हितधारक हैं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कृष्ण वत्स साहब आपका, डॉक्टर निर्मल्या चौधरी जी आपका, के रामचंद्रन जी और जनक रंजन श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज आपदा के सामना के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।